सबसे पहले यहाँ पर महादेव का मंदिर है पीछे, बाबा महाकाल के चरणों में वंदन। मातृशक्ति विराजमान है, सभी के चरणों में वंदन। और जितने भी युवा साथी विराजमान हैं सभी को जय माता दी। अभी सबकी थोड़ी थोड़ी बातें सुनी, जैसे कि श्रवण सिंह जी देवड़ा ने बताया कि वो यहाँ पर निशुल्क आर्मी की भर्ती की और पुलिस की भर्ती की सेवाएं निशुल्क देते हैं, फिजिकल फिटनेस की। तो यहाँ जितने भी युवा हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इनका नंबर ले, इनसे मिल के जाए और इनकी जो तैयारी कराते हैं आर्मी की, पुलिस की, तो आपको निशुल्क तैयारी मिल रही है। तो आप इनके साथ जुड़े और इनके साथ फिजिकल अपना कंप्लीट करें, ताकि आप भर्तियों में जाओगे, सेवाओं में जाओगे तो अपने परिवार का भी नाम रोशन होगा और आर्मी की नौकरी करने से देश का भी नाम रोशन होता है। तो आप सबसे निवेदन है कि इनकी एकेडमी से जुड़े। दूसरे, जैसे कि हमारे जो राजपूत महासभा के भाई है, आप निसंकोच रहिए, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आप तो हमारे भाई हो, हमारे साथ पहले भी कंधे से कंधे मिला के जब राजतंत्र था तब भी लड़े, जब झालावाड़ रियासत होती थी तब उनकी तरफ से आप लड़े हो, तभी आपको यहाँ स्थापित किया गया है। तो ये सब भाई हैं आपके और आपको भाई ही मानेंगे। अभी भी हमारी तरफ से ऐसा संदेश नहीं आएगा कि आपको कहीं ठेस पहुंचे। भाई है, भाई की तरह रहेंगे और भाई की तरह ही लड़ेंगे। बाकी जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं वो मांगे हर एक वर्ग की है। जैसे कि यहाँ पर हमारे हिंदूवादी विचारों से ओतप्रोत है लक्ष्मण सिंह जी, वो काम करते हैं हिंदुत्व का। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और सबको भी एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो लव जिहाद के नाम से हम बोलते हैं, मान लो कि लव मैरिज है, वो अपन भावनाएं गलत रख रहे हैं, अपन जिहाद का नाम ले रहे हैं। जिहाद ऐसे नहीं होता है। अपन को बोलना चाहिए लव मैरिज कर रहा है और उसमें यदि मुस्लिम लड़का हमारी हिंदू लड़की को ले जा रहा है तो उसको कानून रोक सकता है। कैसे रोकेगा? जब 18 साल से ऊपर की बेटी हो जाए या बेटा हो जाए और कानून ये बन जाए कि माता पिता की सहमति के बगैर शादी नहीं होगी, तो किसी माइके लाल में ताकत नहीं है किसी की बेटी को उठा के ले जाए और शादी कर ले। क्योंकि आपको ये सत्यता स्वीकारनी पड़ेगी कि जितनी लड़के की गलती होती है उतनी लड़की की भी होती है। आपकी लड़की घर से जाती है तभी किसी लड़के की हिम्मत होती है कि उसको ले जा सकता है। आप और हम इतने सक्षम हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी हमको आके बोल दे कि उस दरिंदे ने हमको छेड़ा है, हम गर्दन उसकी अलग कर देंगे उसके शरीर से। नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं ये बात हमको स्वीकारनी पड़ेगी कि जितनी लड़कों की गलती होती है उतनी लड़कियों की गलती होती है। और लड़कियों के जाने की वजह से हम शर्म से हमारा सिर नीचे झुक जाता है और हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमारी लड़की की भी गलती है। पर इसमें सबसे ज्यादा किसी की गलती है तो कानून की है। यदि सनातन संस्कृति को बचाना है, सनातन परंपरा को बचाना है, तो जो बेहुदा ये कानून बना रही है सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी। कुछ कानून उनने बनाए, कुछ कानूनों में इन्होंने बदलाव कर दिए। जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप का ये कानून बना रहे हैं कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष शादी होने के बाद भी किसी भी पुरुष या महिला के साथ रह सकता है। तो ये सनातन संस्कृति का सत्यानाश कर कौन रहा है? ये आज की सरकारें कर रही है। और यदि ये कानून सुधार देंगे, ये बोल देंगे कि नहीं, जैसे पहले सनातन संस्कृति में होता था वैसे ही रहना पड़ेगा आपको। कोई भी लड़की यदि किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करती है तो उसे कानूनन जेल जाना पड़ेगा। यदि लड़की की गलती है तो लड़की जाएगी, लड़के की गलती है तो लड़का जाएगा। और माँ बाप की सहमति के बगैर शादी नहीं होगी। तो किसी की औकात है कि शादी हो जाएगी? पर सरकारें खाली लड़ाने का काम कर रही है ताकि हम वास्तविक मुद्दों से भटक जाएं। हम हिंदू मुसलमान में लड़ते रहे, हम लव जिहाद और जो लव मैरिज है उसका विरोध करते रहे। हमारी बेटियां लेके जाते रहेंगे लोग, कोई फ्रिज में मिलेगी तो कोई ड्रम में मिलेंगे, पर हम उसका उत्तर कभी नहीं दे पाएंगे और उसका संशोधन भी कभी नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जमीन पे लड़ाई राजतंत्र के टाइम पे लड़ी जाती थी। आज लोकतंत्र है, ये सदन में लड़ी जानी चाहिए। जिन विधायकों को हम लड़के भेजते हैं ना, चुन के भेजते हैं, उनकी जवाबदारी है कि जो लड़ाई उनको वहां लड़नी चाहिए वो हमसे यहाँ जमीन पे लड़ा रहे हैं। आज लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि हम जाति या धर्म के लिए लड़े, नहीं लड़े, हम हमारी मिट्टी के लिए लड़े और आज भी मिट्टी के लिए ही लड़ रहे हैं। हमारी मातृभूमि के लिए ही लड़े हैं। पहले आपको पता होगा 565 रियासतें थी तो सबकी आपस में संधियां नहीं थी। कई राजपूत राजाओं के खिलाफ लड़े तो राजपूत राजाओं के खिलाफ नहीं लड़े, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। हर आदमी के अपना दायरा था, अपना राज्य था, अपना राजा था। वो व्यक्ति अपने राजा के लिए लड़ा, अपने देश के लिए लड़ा, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा। तब भी वो लड़ाई अलग थी, राजतंत्र के समय व्यवस्थाएं अलग थी। आज ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के समय व्यवस्थाएं अलग रहेगी। तो आपको जो जमीन पे लड़ने का बोले तो उससे प्रश्न पूछना कि आपको हमने चुन के भेजा है सदन में, आप जाके सदन में हमारी आवाज उठाओ। कितने विधायकों ने अभी तक आपके लिए, किसानों के लिए आवाज उठाई वहां जाके? किसी ने उठाई क्या?
जो सत्ता में होता है वो सत्ता का विरोध नहीं करता, बोलता नहीं हम सत्ता का विरोध नहीं करेंगे। आप सत्ता का विरोध नहीं करोगे तो किसानों से वोट मांगने आते हो तब तो बोलोगे हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। यदि किसान पूछने लग जाए कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश जो लागू करने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, कांग्रेस से बहुत आंदोलन करे भारतीय जनता पार्टी ने कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, तो वो आज जब खुद पार्टी में खुद स्थापित है, खुद देश में स्थापित है, प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, तो हम हमारी मांग के लिए क्यों लड़ रहे हैं वापस? क्यों आज आप और हमको आवाज उठानी पड़ रही है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में क्या है? ये किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक। किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो पढ़ते नहीं है। उनको ये ध्यान होना चाहिए कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें फसलों के भाव से संबंधित बात है कि फसलों की भाव इतना होना चाहिए कि आम व्यक्ति का घर का गुजारा हो जाए। एक किसान होता है वो अपने बच्चे को पढ़ाने से लगा के उसकी शादी करने तक और उसका घर बसाने तक के बाद उसका घर बनाने तक उस खेती से ही पैसा निकालता है। और यदि परिवार में उसके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी है, उनका देहांत हो जाता तो वो भी पैसा उसी खेती किसानी से ही निकालता है। तो उनने स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट बनी थी उसमें सब लिख दिया। उन्होंने शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक का खर्चा लिख दिया और उसमें बोल दिया कि किसान जो है ना उस खेती से ही निकालता है। और उसके आधार पर यदि फसलों के भाव तय होंगे तो मुझे निश्चित एक भी किसान दुखी नहीं होगा, क्योंकि 1+4 की जो उनकी पॉलिसी है कि एक व्यक्ति किसान है, एक व्यक्ति खेती करता है और उसके घर में 4 लोग रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं और माँ बाप भी रहते हैं। बच्चों को पढ़ाना भी रहता है और माँ बाप का इलाज भी कराना रहता है। तो उसका खर्चा जोड़ के किसान को उसकी जो लागत है उसका पैसा दिया जाए। और जब ये 1+4 की जो नीति के साथ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो पेश हुई थी उसके हिसाब से फसलों के भाव तय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से किसान सक्षम होता जाएगा। किसान ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा कि दादाजी ने केसीसी लिया था और पोता अभी तक भर रहा है उसका ब्याज। जब हमारी खेती हम करते हैं, किसानी करते हैं और हमको जब लोन की आवश्यकता रहती है, आप और हमारे माता पिता ने कभी ना कभी लोन ले ही रखा होगा, ये केसीसी ले रखी होगी। और केसीसी लेने जाते हैं तो बैंक में एक बात पूछी जाती है, आपकी जमीन सिंचित है या असिंचित है? यदि सिंचित है तो उसकी कीमत आपको जो लोन मिलेगा वो 25,000 रुपए बीघे का मिलेगा। और नहीं, आपकी यदि जमीन सिंचित है तो 50,000 रुपए बीघे के आपको मिलेंगे और यदि असिंचित है तो 25,000 रुपए बीघे के आपको पैसे देते हैं। जब वो हमारी फसल को देख के देते हैं, हमारे खेत में पानी को देख के देखते हैं कि यदि उसकी दोनों फसल होती है तो उसको 50,000 रुपए 2 बीघे के हिसाब से, और यदि एक फसल होती है तो 25,000 दो। और जब हमारी फसलें खराब हो जाती है तो बैंक के हमारा ब्याज माफ नहीं करती। जब हमें फसल देख के लोन दिया जा रहा है तो बैंकों के ऊपर प्रेशर बनाने का काम सरकारों का और जनप्रतिनिधियों का है कि वो विधानसभा में जो सदन चलता है उस सदन में जाके हमारी लड़ाई लड़े। जब बीमा कंपनी से हम बीमा कराते हैं तो हमें पॉलिसी नहीं देते। ये लड़ाई सदन में विधायकों को लड़नी चाहिए। आज हम रोड पे आवाज उठा सकते हैं, सदन में नहीं उठा सकते। तो आप लोगों को जिनको चुन के सदन में भेजते हो ना, आपके गांव में आवे तो उनसे पूछना एक बार कि क्या आप हमारी बातों को सदन में उठाते हो? जैसे जीजा ने बताया कि हमको हमारा दल बनाना पड़ेगा। दल बनाने के लिए इस तरह से जो हम काम कर रहे हैं ना, ये दल बनाने लायक नहीं है। आप चुनाव जरूर लड़ोगे पर चुनाव जब तक जीत के विधानसभा में नहीं जाओगे, वहां जाके बातें नहीं उठाओगे, तब तक इस देश और प्रदेश का भला नहीं हो सकता। पर अभी वर्तमान स्थिति में 3 साल बाकी है चुनाव होने में। कितने साल बाकी है? आपके यहाँ विधायक आए जिसने वोट लिया है उसको बोलो कि तू सदन में हमारी बातों को उठा, और नहीं उठाए तो अगली बार वोट लेने मत आना। आप उससे सवाल पूछना चालू कर दोगे तो जो विपक्ष के नेता आपके पास आ जाएंगे, और जब वो विपक्ष के नेता आपके पास आए तो उनको बोलो कि उनको तो हमने सदन में भेजा है सदन में बात उठाने के लिए, और तुम्हारे लिए जनता ने आदेश किया है कि सड़क पे तुम हमारी बात को उठाओ, तो तुम सड़क पे उठाओ। तो सड़क पे वो लड़ेंगे, सदन में वो लड़ेंगे, जब ही जाके आपकी बातें पूरी होगी। पर आप किसी पार्टी या दल के गुलाम होकर बैठ जाओगे तो आपकी ना तो बात कोई सुनेगा, ना आपकी बात कोई कहेगा, ना आपकी बात को कहीं लिखा या पढ़ा जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि जो हमारी मांगे हैं वो सर्व समाज की है। ये 2 मुद्दे मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा हम जो सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें बहुत विरोधाभास भी होता है। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो चुनाव लड़े हो, अगली बार फिर चुनाव लड़ना है, और आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हो। तो मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो मेरी विधानसभा में चुनाव लड़ा उनको सबको पता है कि जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करी थी ना, तो चुनाव में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए भाषण भी दिए और उनके उसी के हिसाब से वोट मांगे। मैं किसी जाति या दल या धर्म का विरोधी नहीं हूं। मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले बहुत लोग हैं, वो बोलते हैं आरक्षण का विरोधी है। मैं ये बोल रहा हूं, चुनाव में भी बोला 41,000 मत लेके आया अपने विचारों और अपने मुद्दों के साथ। मैं अपने विचारों और अपने मुद्दों को कभी नहीं बदलूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक, और जब भी राजनीति में जाऊंगा या राजनीति करूंगा तो अपने मुद्दों के साथ ही करूंगा, अपने मुद्दों को छोड़ के नहीं करूंगा।
तो आर्थिक आधार पे आरक्षण का मतलब आप और हम सब जानते बखूबी रूप से, पर अपने पास वाले आदिवासी या दलित भाई को समझा नहीं पाते। कैसे नहीं समझा पाते? आर्थिक आधार पे आरक्षण का मतलब क्या है? जो गरीब है, जिसकी आय 8 लाख से कम है, उसी को तो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। जिसकी 8 लाख से कम आई है, चाहे वो स्वर्ण हो, ओबीसी हो या एसटी या एससी का हो। और हम किसको बाहर कराना चाहते हैं? जिसकी 8 लाख से ज्यादा हो। मेरी 8 लाख से ज्यादा आई है तो मैं तो आरक्षण से बाहर हो गया। मेरे को आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की जो मैं पैरवी कर रहा हूं, वो मेरे को कभी नहीं मिलेगा, ना मेरे बेटे को मिलेगा, क्योंकि मेरी आय जो है वो 8 लाख सालाना से ज्यादा है। और जिनकी 8 लाख से कम है उनको सबको मिलेगा। तो एसटी एससी के जो गरीब भाई है, जो मजदूरी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, या ओबीसी वर्ग का हो या जनरल वर्ग का हो, जो मजदूरी कर रहा हो, खेती कर रहा हो, उसकी आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होगी। मतलब ये जितने भी लोग, इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और मैं इनका विरोधी नहीं हूं। मैं किनका विरोधी हूं? जो आईएएस आईपीएस बन गए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं। यदि कोई आपको लगता है कि कोई मंत्री गरीब होगा जिसकी आय जो है 8 लाख से कम होगी? बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्ट्री ले रखी है इनने, बड़े बड़े बंगले हैं, करोड़ों रुपए की आवक है, और उसके बाद भी ये शोषित वंचित पीड़ित है। आरक्षण जब बाबा साहब ने लिखा था ना, तो उसमें लिखा था शोषित वंचित और पीड़ित को आरक्षण का लाभ मिले। आप और हमने हाथ नहीं उठाया कभी कि मैं भी शोषित हूं, मैं भी वंचित हूं, मैं भी पीड़ित हूं। हमने कहा कि नहीं, हम राजपूत है, हम ब्राह्मण है, हम पाटीदार है, हम ये है, हम वो है। हमने के हाथ उठाए। हमने कभी नहीं बोला कि हम शोषित वंचित पीड़ित है। आप और हम में से, हमारे परिवारों में से भी शोषित वंचित पीड़ित है, जिनका शोषण हो रहा है, जो सरकारी योजनाओं से वंचित है, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े दबंगों की वजह से पीड़ित भी हैं। ऐसा नहीं है कि राजपूतों के ऊपर दबंगई नहीं होती, उनको मारा पीटा नहीं जाता। अलग अलग जगह के अलग अलग पैराग्राफ है। कहीं कोई राजपूत को परेशान कर रहा है, कोई ब्राह्मण को कर रहा है, तो कहीं एसटी एससी का भाई भी परेशान हो रहा है। जहां जो बाहुबल में ज्यादा है वो लोगों को परेशान करता है, पर यहाँ किसी जाति या व्यवस्था के हिसाब से परेशान नहीं करता है। कोई 1-2 लोग होते हैं जो किसी न किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं, तो हमारे लोग भी परेशान होते हैं। हम बोल रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव कर दो। क्या बदलाव मांग रहे हैं हम? ये थोड़ी बोल रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट समाप्त कर दो। हम बोल रहे हैं उसमें जो जांच का प्रावधान है वो कर दो, कि जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी। और ये बात ही तो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पहले जांच करो फिर गिरफ्तारी लेना। यदि कोई निर्दोष है, कोई घर में बैठा है, तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा है? एट्रोसिटी एक्ट होता है, कोई सबूत और कोई चीजें नहीं मांगी जाती। आप भले कैमरे की निगरानी में और आपके खिलाफ कोई एफआईआर कराने गया है तो उस पर एफआईआर होगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ठुकरा दिया तब भी आप मौन रहे। आप तब भी उसी पार्टी को वोट दे रहे हो जिसने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल के आपके खिलाफ एक और काला कानून लाके खड़ा कर दिया। तो इन दोनों दलों में कोई फर्क नहीं है। आपको पहले अपने मन में सोचना पड़ेगा कि 21 सूत्री मांगों के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है, इसमें इसके कितने हित है। मेरे साथ लाठीचार्ज हुआ, लाठी डंडे हम पे लगे। हमने बोला कि उनके ऊपर न्यायिक जांच होना चाहिए। संविधान के हिसाब से तो मांगा। हमने थोड़ी बोला कि उनको हमारे सुपुर्द कर दो, हम उनको मार लेंगे, हमारी लड़ाई बराबर हो जाएगी। संविधान के हिसाब से ही तो मांग रहे हैं कि उनके ऊपर न्यायिक जांच करो। और वो दोषी है, उनके वीडियो है, उनको मारते, हमारे लोगों को मारते हुए हमारे हॉस्टल में घुस गए, उसमें लोगों को मारपीट कर रहे हैं, लोगों को रास्ते चलते लोगों को मार रहे हैं, और उनके सबके सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद भी यदि सरकार पुलिस कर्मियों को बर्खास्त नहीं कर सकती, उनके ऊपर न्यायिक जांच नहीं बिठा सकती, तो मुझे लगता है कि 101% सरकार का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, और वही सरकार के नुमाइंदे इनको संरक्षण दे रहे हैं, इन पुलिस वालों को। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन लोग आपके हैं, कौन आपके हितों के लिए लड़ रहे हैं। और आपको लगे कि ये हमारी ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई है तो इसमें सम्मिलित होना। और आपको लगे कि जीवन सिंह बेईमानी कर रहा है, अपने निजी हित के लिए बुला रहा है, तो आपको किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हो किसको कहां आना है और किसको कहां नहीं जाना है। तो आप लोगों से भी निवेदन करना कि अपनी मांगे पढ़ो। इसमें लगता है कि मेरा हित है तो आंदोलन में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा निजी आंदोलन होगा और आपका धन बल खर्च करके पधारोगे तो ये मेरे लिए शर्मसार की बात होगी कि मैं अपने भाइयों को अपने निजी हित के लिए बुला रहा हूं। मैंने कभी अपने निजी हित के लिए नहीं बुलाया है आप लोगों को। मैं खाली, यदि मुझे कोई दबाएगा, मुझे कोई पीड़ित करेगा, तो मैं जरूर आप लोगों से सहयोग मांगूंगा कि मुझे सरकार दबा रही है, मुझे सरकार चलने नहीं दे रही है, मुझे काम नहीं करने दे रही है। पर आज जो ये अपनी लड़ाई है, ये हम सबकी लड़ाई है, और आपका भाई सरकारों से दबने वाला या पीछे हटने वाला नहीं। 21 दिसंबर का जो कार्यक्रम है वो होगा है, और आप सबको पधारना है। पर आपको ये मंथन भी करना पड़ेगा कि 21 सूत्री मांगे यदि सही है तो मैं गांव-गांव, घर-घर तक, हमारे एक-एक गांव में एक-एक आदमी तो आया होगा यहाँ, अपने गांव में हर एक वर्ग के व्यक्ति को इस बात को बताऊं कि ये हमारी जो लड़ाई है जाति वर्ग या धर्म के विशेष की नहीं है, ये हमारी जो लड़ाई है हमारे हक अधिकारों की है। आप लोग दूर दूर से पधारे, आपने यहाँ समय दिया। शादी की व्यस्तता है, अभी बहुत सारी शादियां हैं, रास्ते रास्ते में भी बहुत सारे लोगों ने स्वागत करा, वहीं से वहीं
बहुत सारे लोग पलट के भी चले गए कि शादियां हैं और पाणत भी चाली रही है अपने, तो सब लोग गणती परेशान है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, नवेणी बात ने विराम दांगा। पर जन क्रांति न्याय आंदोलन में आप सबने पधारनो है और सबने ही मांगा भी बतानी है। जय माता दी।